जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि सही होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छा होंगे और अपना ख्याल करते होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरी सेकेंड वीडियो होगी जिसमें कि हम लोग भारतीय संविधान के विकास के बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये आप ही लोग बता पाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। जो आपके पढ़ाई है या जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, तो वो वीडियो देख के इतना जरूर इसमें कंटेंट है कि जो बुलेट फॉर्म में है। ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा विस्तार से है, नहीं, इसमें बस थोड़ा सा जो जो महत्वपूर्ण है पॉइंट है वो उसी को मैं यहाँ पे लिखा हूं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि भारतीय संविधान का विकास कैसे होता है। अब आइए शुरुआत करते हैं कि भारतीय संविधान का शुरुआत कैसे होता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब अंग्रेजों का आगमन होता है, भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है, तो उस वक्त अंग्रेज बहुत तरह तरह के नियम कानून बनाते हैं और उसी नियम कानून को ध्यान में रखते हुए जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ तो इनको भी देखा गया। जो भी एक्ट आए उनको भी, हमारे जो संविधान सभा थी उसको देखी। तो इसी में से कुछ एक्ट हैं जो कि आज हम लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब आइए जैसे बताता हूं कि भारतीय संविधान का विकास कब और कैसे हुआ। तो देखिए, आरंभिक चरण, आरंभ कब से होता है, तो ये 1757 की जो प्लासी की लड़ाई है, 1757 की प्लासी की जो लड़ाई है और 1764 का जो बक्सर का युद्ध है, इसको जीतने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर, कहां पर, बंगाल पर शासन करना शुरू कर दिए। तो उसी दौरान जब शासन कर रहे थे तो अंग्रेज सोचे कि यदि हम लोग शासन कर रहे हैं तो इस पे क्यों ना हम नियम बनाएं। जब वो शासन करना शुरू किया और अंग्रेजों द्वारा इसी शासन को बनाए रखने के लिए, ये लोग शासन कर रहे थे और उसी शासन को बनाए रखने के लिए समय समय पर कई एक्ट पारित किए लोग। और यही एक्ट क्या होता है, भारतीय संविधान की सीढ़ियां बनती हैं। ठीक है, तो अब ये हम लोग इस भारतीय संविधान का जो विकास है इसको हम दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पहला तरीका, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में व्यापार करने के लिए, वो अपने हिसाब से करती थी। और कब से कब तक करी, ये 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत था। और जब 53 के बाद जब ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत आया या ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत आया, कब आया, 1858 से लेकर 1947 तक रहा। तो ये दो भागों में हम बांट के संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे। पहला जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत था और कब से कब तक था कंपनी के अधीन, तो 1773 से लेकर 1853 तक था। और ब्रिटिश सरकार के अधीन कब चला गया, 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक। तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे, लेकिन एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, जो पहला इनका जो एक्ट आता है 1773 का रेगुलेटिंग
एक्ट आता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण क्या था, इस एक्ट में ऐसा महत्वपूर्ण क्या था कि इसको हम जब संविधान बन रहा था तो इसको आरंभिक चरण में इसको डाला गया। कैसे डाला गया और क्यों डाला गया? देखिए, इसका जो है ना कुछ जब विकास का दौर था, मतलब नियम कायदा कानून बनाते थे, तो इसमें इसका रोल बहुत ज्यादा था। ये जो एक्ट था ना, ये जो एक्ट था वो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, नियमित और नियंत्रित करने के लिए ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। और जब ये ब्रिटिश सरकार ऐसा एक्ट पारित करती है तो ये ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था। पहला ऐसा कदम था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको नियमित और नियंत्रित, ये के पहले क्या करते थे, अपने मनोमान कोई कुछ कर रहा था तो कोई कुछ कर रहा था। तो पहली बार क्या हुआ, 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित, मतलब प्रॉपर तरीके से और नियंत्रण करने का नियम लाया गया, जिसे हम कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के तहत हम ये लोग कंपनी को नियंत्रित और नियंत्रण करते थे, नियमित और नियंत्रण करते थे। अब यदि बात करें कंपनी के शासन पर संसदीय शासन स्थापित कब होता है, यदि सवाल आए कि जो सरकार शासन पर, मतलब ये जो कंपनी थी, इस पर संसदीय शासन कब आता है या कब लागू होता है, तो 1773 में ही लागू होता है। ठीक है, और प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों को पहली बार मान्यता मिलती है। पहली बार इस कंपनी को क्या होता है, प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता मिलती है। प्रशासन करने की और राजनीति करने की जो पहला मान्यता मिलती है, किस एक्ट के माध्यम से मिलती है, तो वो 1773 का एक्ट है। ठीक है, और इसी एक्ट के माध्यम से मैं बताया, जैसे कि अभी बताया, संसदीय प्रणाली आती है। ठीक है, संसदीय प्रणाली आती है। और एक चीज और आता है, इसी को एक चीज और कहते हैं, केंद्रीय प्रशासन। इसी को एक नाम से और जानते हैं, क्या जानते हैं, केंद्रीय प्रशासन। अब देखिए, केंद्रीय प्रशासन पूछ लेगा 1700 किस एक्ट के तहत जो कंपनी पर केंद्रीय शासन लागू हुआ, केंद्रीय प्रशासन लागू हुआ, तो 1773 का एक्ट। संसदीय प्रणाली कब आती है, तो 1773 के एक्ट के तहत। और कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य करने की मान्यता कब मिलती है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। और ये तो ठीक है, लेकिन कुछ और है जो कि आप देखिए, जैसे मुंबई तथा मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। किस एक्ट के माध्यम से, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। मुंबई मद्रास को, ये जो मुंबई और मद्रास था, मतलब ये यदि कुछ ऐसे इसमें समझ लीजिए, तो कोलकाता यहाँ था और मद्रास का क्षेत्र ये था, मुंबई का क्षेत्र ये था। अब इसको और इसको किसके अधीन कर दिया गया, कोलकाता के अधीन कर दिया गया, कोलकाता। अब इसका मतलब कि यहाँ पे जो गवर्नर होगा वही नियम मुंबई के लिए बनाएगा, वही नियम मद्रास के लिए बनाएगा।
तो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कौन से प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कब होती है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना? कब होती है? 1774 में। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। आप लोग को ये बताना है कि ये प्रश्न आप लोग को बताना है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी तो उस समय कितने न्यायाधीश और कितने मुख्य न्यायाधीश थे? मतलब मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश को मिलाकर उनकी संख्या कितनी थी? पहला प्रश्न ये। और जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? और प्लस 3 जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था? तो जैसे कि मैं कुछ बता ही दिया, लेकिन इनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, 2 प्रश्न किया था मैंने। और अगला क्या है? अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? 1774 में होती है। किस एक्ट के माध्यम से? तो 1773 के एक्ट के माध्यम से। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है ये कहाँ, जैसे अब इस समय जो देखा जाए सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में कोई भी मामला का जो उसके अंतर्गत आता है वो पूरे भारत में सुनता है। लेकिन उस समय जो सुप्रीम कोर्ट था बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का क्षेत्र जो था इसके अंतर्गत आता था। बाकी क्षेत्र को इतना बताया गया है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो क्षेत्र था सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता था। कौन से? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। और कब स्थापना होती है? 1774 में होती है। और बंगाल के गवर्नर का नाम चेंज कर क्या कर दिया जाता है? गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। बंगाल के गवर्नर पहले गवर्नर थे, फिर उनको क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर वही था, जनरल लास्ट में जोड़ दिया गया। और जो बंगाल के पहले ऐसा कौन गवर्नर थे जो गवर्नर जनरल हुए? पहला तो ये। दूसरा कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वारेन हेस्टिंग। कौन है? वारेन हेस्टिंग। अब प्रश्न आएगा, पूछ लेगा कि भाई ये बताइए जो गवर्नर का जो पोस्ट थी उसको गवर्नर जनरल किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो वारेन हेस्टिंग था। अब देखिए, अब इतना ही से ये खत्म नहीं होता है। अब इसी एक्ट के माध्यम से मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो व्यापारी थे उनको निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार और रिश्वत के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। ना ही कोई रिश्वत ले सकता था, ना ही कोई उपहार ले सकता था, ना ही कोई निजी व्यापार कर सकता था। किस एक्ट के माध्यम से इस पर प्रतिबंध लगाया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से लगाया गया। और आप लोग को एक प्रश्न और बताना है, किस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों को ब्रिटेन की सरकार को बताना अनिवार्य कर दिया गया? ये प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी के लोग थे उनको बाधित कर दिया गया कि भाई आप जो भी राजस्व होगा और जो भी नागरिक होंगे और जो भी सैन्य होंगे, इनके तीनों के बारे में हमें बताना ही होगा।
नहीं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। किस एक्ट में ये कहा गया? तो जैसे ये एक्ट समाप्त होता है उसके बाद एक एक्ट आता है उसी बीच में, उस एक्ट का नाम रहता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या नाम रहता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब उस कब आता है? 1781 में आता है। कब आता है? 1781 में आता है। उसमें कुछ खास प्रावधान नहीं किया गया, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं लिखा गया, क्योंकि उसमें यदि ऐसा प्रावधान किया जाता कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, तो यहाँ पे बताता मैं। लेकिन जो 1700 जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था 1781 में, ये जो 1773 में कुछ कमियां थी उन्हीं को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। ठीक है, बस इतना ही उसमें आता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, इस और थोड़ा सा एक चीज और उसी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जोड़ दिया जाता है। वो क्या जोड़ा जाता है? वो जो ये मुंबई, मद्रास और कलकत्ता का जो इस पे जो विधि बनाने का अधिकार था ना, वो गवर्नर जनरल को दे दिया गया। पहले गवर्नर क्या था? गवर्नर ये था कि भाई पहले बंगाल पे शासन कर रहा था तो बंगाल के लिए विधि बना सकता था, लेकिन जब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया तो उसका जो विधि बनाने का दायरा जो है बढ़ा दिया गया। कब बढ़ा दिया गया? देखिए अभी यहीं पे आप देखिए कि गवर्नर जनरल को क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब ये गवर्नर जनरल वहीं का नहीं होता है 1773 में, ये तीनों प्रेसिडेंसियों का हो जाता है। तीनों प्रेसिडेंसियों का हो जाता है। अब तो आप समझ लीजिए गवर्नर को गवर्नर जनरल तो कब बनाया जाता है? 1773 में बनाया जाता है, और इसका जो दायरा है बढ़ा दिया जाता है। और कहाँ कहाँ पे विधि बनाने का अधिकार दिया जाता है? तो मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। कलकत्ता में तो पहले से ही रहता था बंगाल पे, लेकिन 2 प्रेसिडेंसियों को और बढ़ा दिया गया, मुंबई मद्रास में। तो मुंबई बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो विधि बनाने का अधिकार है वो गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है। ठीक है, अब वही एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, उसी में ये विधि बनाने का अधिकार किसको दिया जाता है? गवर्नर जनरल को दिया जाता है। अब उसके बाद जो अगला एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें होती हैं, 2 से 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहला, निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले को देखने के लिए दे दिया जाता है। निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले दे दिए जाते हैं, निदेशक मंडल देखता है। ठीक है, और राजनीतिक मामले जो थे वो नियंत्रण बोर्ड को दे दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 नियम आ जाता है। पहला नियम, जो निदेशक मंडल था वो व्यापारिक मामले देखता था, जो व्यापार से रिलेटेड जुड़ा हुआ था। वहीं राजनीतिक मामलों से जुड़ा हुआ कौन देखता था? नियंत्रण बोर्ड देखता था। अब क्या होता है, यहीं से द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। अब भाई पहले क्या था? एक ही आदमी था, क्या कर रहा था? सब कुछ देखता था, गवर्नर जनरल सब कुछ देखता था। लेकिन अब यहाँ पे शक्तियों का अलग अलग बंटवारा कर दिया गया। अब क्या है कि निदेशक मंडल क्या देख रहा है? व्यापार से जुड़ी हुई चीजें देख रहा है, और राजनीतिक मामले कौन देख रहा है? नियंत्रण बोर्ड देख रहा है। अब ये दोनों राजनीतिक और व्यापारिक जब बटा तो समझ लीजिए कि यहीं से द्वैध शासन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इसी एक्ट के तहत द्वैध शासन की शुरुआत मानी जाती है। और इसके बाद क्या होता है? देखिए 1773 में जो गवर्नर के सदस्यों की संख्या थी वो 4 थी, लेकिन 1784 में क्या होती है? गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है? 4 से 3। और प्रांतीय परिषद पहले वो भी 4 थी, फिर 3 कर दिया गया। मतलब अब गवर्नर जनरल की जो शक्ति थी उसको कम कर दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार,
पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उपहार पर तो यहाँ भी लगा दिया गया था, यहाँ भी लगा दिया गया था, लेकिन यहाँ भी पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। और फिर अगला जो एक्ट आता है 1793 का एक्ट, 1793 का एक्ट। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा होता है कि जो नियंत्रण बोर्ड है, नियंत्रण बोर्ड है कि सदस्यों तथा कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता था, जो पैसे दिए जाते थे काम के बदले में, आज हम लोग पाते हैं कि भाई पैसा तो मिलता ही है ना, उसी तरह जो नियंत्रण बोर्ड था, जो राजनीतिक मामला उस समय देखता था, उनके जो वेतन था वो कहाँ से दिया जाता था, तो जो भारतीय राजस्व में से देने के लिए व्यवस्था किया गया। पहले कहाँ से दिया जाता था, तो पहले ब्रिटिश सरकार देती थी, लेकिन 1784 के एक्ट के तहत, 1793 के एक्ट के तहत ये अनिवार्य कर दिया गया कि अब जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को जो पैसा दिया जाएगा वो कहां से, तो भारतीय राजस्व में से ही दिया जाएगा। अब देखिए, आज हम लोग पहला एक्ट, दूसरा एक्ट और तीसरा एक्ट, 3 एक्ट आज पढ़े। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट ये है 1773 एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, और पिट्स इंडिया एक्ट, ये दूसरा महत्वपूर्ण है। और ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये 2 एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या, ये पूछ लेगा कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कब या किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, और 1700 मतलब कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया और किस एक्ट के तहत किया गया, ये पूछ लेगा। और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बना दिया गया, और पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछ लेगा। अब ये 1784 का एक्ट आ जाता है। 1784 के एक्ट में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई जाती है। द्वैध शासन प्रणाली कैसे, निदेशक मंडल को व्यापारिक मामले दे दिए जाते हैं देखने के लिए, और राजनीतिक मामलों को कौन देखता था, नियंत्रण बोर्ड देखता था। तो यहीं से किसकी शुरुआत मान ली जाती है कि भाई द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। और क्या होता है 1784 के एक्ट में, गवर्नर जनरल की सदस्यों की जो संख्या थी 1773 में कितनी थी, 4 थी, लेकिन 1784 में कितनी कर दी जाती है, 4 से 3 कर दी जाती है। वहीं प्रांतीय परिषद की जो सदस्यों की संख्या थी पहले 4 थी, लेकिन इनको भी घटाकर कितनी कर दिया जाता है, 3 कर दिया जाता है। और इसी एक्ट के माध्यम से जो उपहार है, कर्मचारियों को, कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको उपहार लेने से मना कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो एक्ट आता है 1793 का एक्ट। तो 1793 का जो एक्ट आता है, इसके द्वारा जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य होते हैं, एक ही काम इसमें किया जाता है, एक ही काम। जो नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य होते हैं, जो उनका वेतन होता है वो भारतीय राजस्व से दिया जाने लग गया। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि यदि भारतीय राजस्व से दिया जा रहा है तो क्या हो रहा है, वो राजस्व पहले ब्रिटेन देता था, कंपनी देती थी। अब समझ लीजिए कि यदि भारत के राजस्व से दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों पर उसका बोझ बनेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा, वही अत्याचार करना शुरू कर दिए होंगे वो लोग। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग, सभी लोग जानते हैं कि भाई अंग्रेज कैसा थे। हाँ, तो आप लोग से सवाल है कि अगला जो पढ़ाएंगे हम, तो 1813 का एक्ट पढ़ाएंगे और 1833 का एक्ट पढ़ाएंगे और 1853 का एक्ट। तो सवाल मेरा यही है कि इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी प्रश्न होंगे वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और मेरे प्यारे दोस्त, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आपका प्यार ही हमें और आपका स्नेह ही हमें आगे बढ़ाता है और मेहनत करने का साहस जगाता है
यदि आप लोग चाहेंगे तो हम भी कुछ करेंगे, यदि आप भी नहीं चाहेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे। आप ही सब कुछ हैं, ठीक है। तो हम लोग ये 3 एक्ट पढ़ने के बाद आ जाएंगे 1858 से लेकर 1947 तक, और बहुत ही जल्दी हम लोग खत्म करेंगे, और बहुत तेजी के साथ खत्म करेंगे, ये नहीं कि धीमा धीमा। और हाँ, जो सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम था, जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में बनाया गया था, और किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, तो 1773 के एक्ट से बनाया गया था। और उस सुप्रीम कोर्ट में कितने सदस्य थे, मतलब मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की संख्या कितनी थी, ये बताना था। और वो न्यायाधीशों की मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नाम जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आगे हम अगली वीडियो में मिलेंगे, और जब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही प्यार स्नेह दुलार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, शुक्रिया।